नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, 1-0 की बढ़त भारतीय टीम ने बना ली है 5 मैचों की T20I सीरीज में। कल पहला T20I मैच कोलकाता में हुआ। टॉस जीती है भारतीय टीम। इंग्लैंड मात्र बनाती है 133 रन। और ड्यू फैक्टर हो और आपको अगर डिफेंड करना हो 133 रन और मौजूदा आज के इस युग में इंटरनेशनल T20I क्रिकेट की बात कर ले, या फिर आप कोई भी T20 लीग को अगर आप दोस्तों फॉलो कर रहे होंगे, बहुत कम मैचेस ऐसे दिखते हैं कि जहां पे आप 130 या फिर 140 रनों के स्कोर को डिफेंड कर पाओ। तो जब इंग्लैंड ने 133 रन बना दिए थे ना, तभी यह अंदाजा हो चुका था कि इस मैच को अब यहां से भारतीय टीम ही जीतेगी। क्योंकि देखिए, जिस इंटेंट से बल्लेबाजी की जॉस बटलर ने, बहुत बढ़िया मजा आ गया उनकी बैटिंग को देख के। और ऐसा लग रहा था कि बटलर जिस गियर के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे ना, 5वें 6वें गियर के साथ, यानी कि ऊपर की ओर ही जा रहा था उनका स्ट्राइक रेट। लेकिन सडनली जो विकेटें गिर रही थी ना, उसकी वजह से वहां पे जॉस बटलर को भी ना थोड़ा रुकना पड़ा। अन्यथा अगर अगर आप सोचिए, जरा इमेजिन कीजिए कि ऊपर से अगर सॉल्ट आउट ना होते, डकेट की विकेट ना मिलती और इंग्लैंड को अच्छी शुरुआत मिल जाती, तो बटलर अगर इस फॉर्म में होते तो वो और हावी होने का प्रयास करते और एग्रेसिव होके खेलने का प्रयास करते। तो इंग्लैंड की ओर से बात करूंगा दोस्तों। इंग्लैंड से ना कल चूक हुई, जो कि आज का मेरा विषय का यही टाइटल है कि इंग्लैंड से कहाँ हुई चूक, यानी कि पहले मुकाबले में कहाँ हो गई इंग्लैंड से गलती, क्या था टर्निंग पॉइंट। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट पे हम बात करेंगे कि वो पॉइंट ये है कि पूरे T20I सीरीज में इंग्लैंड को दिक्कत हो सकती है अगर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट ने नहीं की। तो कल के मैच के ऊपर तो आपको पता ही होगा दोस्तों क्या हुआ, यानी कि इंग्लैंड की ओर से मात्र जॉस बटलर नहीं अच्छी पारी खेली। 154 का स्ट्राइक रेट, 44 गेंदों में 68 रन। लेकिन बटलर को अगर हटा दे तो फिर दो ही ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने डबल डिजिट के स्कोर को पार किया, यानी कि जोफ्रा आर्चर 12 रन बनाते हैं जो 9वें नंबर पे बैटिंग करने आए थे, और हैरी ब्रूक 14 गेंदों में 17 रन बनाते हैं। तो बाकी कोई इंग्लिश बैटर कुछ कर नहीं पाया, अपने कप्तान का साथ नहीं निभा पाया। नई गेंद के साथ अर्शदीप सिंह 2 विकेट लेते हैं, फिल सॉल्ट को आउट करते हैं और दूसरे ही इंग्लिश ओपनर बेन डकेट को आउट करते हैं। वरुण चक्रवर्ती अपनी जाल में फंसाते हैं 3 इंग्लिश बैटर्स को, यानी कि अपनी फिरकी की जाल में, जहां पे उनके हाथ से जो गेंद छूट रही थी, कोई भी इंग्लिश बैटर आई थिंक अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा था। एक्सपेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है जॉस बटलर को उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। जॉस बटलर को आउट करते हैं अंत में। उसके पहले एक ही ओवर में ब्रुक को बोल्ड करना, फिर लिविंगस्टोन जो कि शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाए थे कि क्या गेंद आने वाली है, वो क्लीन बोल्ड होते हैं। अक्षर पटेल के खाते में 2 विकेट, हार्दिक पांड्या के खाते में 2 विकेट। और भारतीय टीम की जब बैटिंग आती है तो अभिषेक शर्मा का हमें एक रौद्र रूप देखने को मिलता है, यानी कि यह T20I सीरीज अभिषेक शर्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। क्योंकि है यह T20 सीरीज अब मैं थी इसीलिए कहा क्योंकि उन्होंने जो पारी खेल दी है ना, अब इससे यह दिख रहा है कि हाँ, ये बल्लेबाज बहुत बढ़िया फॉर्म में है। और अब कोई सवाल शायद उन पे उतना नहीं उठाएगा कि अगर शायद कल उनकी पारी उतनी अच्छी ना होती तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आज ये खड़ा होता कि यशस्वी नहीं है, गिल नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है, टीम इनको उतना क्यों बैक कर रही है। रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि ये जिस अंदाज से पावर प्ले में विपक्षी गेंदबाजों की कुटाई कर सकते हैं, शायद ही कोई और भारतीय बल्लेबाज उतना एग्रेसिव होके शुरुआती 6-10 ओवर के खेल में उतनी काउंटर अटैकिंग बैटिंग कर पाए। अगर कोई और मुझे दिखता है ऑनेस्टली, तो वो मुझे यशस्वी जायसवाल दिखता है कि हाँ, उसके अंदर भी वो खूबी है, पोटेंशियल है कि वो भी इसी इंटेंट से खेल सकते हैं। बट कुछ बात अलग है अभिषेक शर्मा में। जब ट्रेविस हेड के साथ वो IPL में खेलते हैं SRH के लिए, तो जितना हमें मजा आता है ना ट्रेविस हेड की बैटिंग को देख के, उतना ही मन हम खुश भी होते हैं कि भले ही आपकी फेवरेट फ्रेंचाइजी SRH ना हो, बट फिर भी आप मन ही मन बहुत प्रसन्न रहते रहोगे दोस्तों। अनलेस तभी कि अगर आपकी फेवरेट टीम के सामने SRH खेले तो आप थोड़ा चाहोगे कि आज शर्मा जी जल्दी आउट हो जाए, अन्यथा आप चाहोगे कि शर्मा जी खेलते ही रहें और इसी प्रकार से वो कुटाई करते रहें। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने।
34 गेंदों में 79 रन, स्ट्राइक रेट 232 का। स्ट्राइक रेट मैटर करता है दोस्तों, आप किस इंटेंट से खेलते हो यह मैटर करता है और ये दिख रहा है। और आने वाली T20I सीरीज में हम यानी कि इस पूरे 4 मैच में हम यही चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा इसी इंटेंट से खेले। उनके 79 रन की वजह से यह दिख जाता है कि भारतीय टीम अब इस मैच को जीत रही है। ऊपर से संजू अच्छी शुरुआत दिला के आउट हो जाते हैं लेकिन अच्छा काम करके जाते हैं। 20 गेंदों में 26 रन बनाते हैं। अंत में तिलक वर्मा नाबाद रहते हैं, हार्दिक नाबाद रहते हैं। भारतीय टीम 7 विकेट से इस मैच को जीत जाती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, यानी कि कहाँ हो गई इंग्लैंड से गलती। देखिए, कल अगर आपने भारतीय गेंदबाजों का हाल देखा होगा तो आपको एक चीज दिखाई दी होगी कि भारतीय बॉलिंग अटैक में मात्र 2 ही तेज गेंदबाज थे। एक थे हार्दिक पांड्या और एक थे अर्शदीप सिंह। अब उनके 8 ओवर को अगर हम देखें तो उस 8 ओवर में इंग्लैंड की टीम बना लेती है, अगर मैं बताऊं यहाँ पे 59 रन बनाती है 8 ओवरों में। 59 रन, जी हाँ 59 रन बनाती है, जिसमें हार्दिक पांड्या थोड़े महंगे साबित हो जाते हैं। 4 ओवर में 42 रन देते हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह बहुत ही किफ़ायती 17 रन देते हैं। और इस समय वो भारतीय T20I टीम के सबसे बढ़िया गेंदबाज दिख रहे हैं पेसर्स की सूची में बात की जाए तो। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। अब जो बाकी 12 ओवर का खेल होता है वहां पे इंग्लैंड की टीम कितने रन बनाती है, यानी कि 72 गेंद 12 ओवर के स्पिन में, जिसमें 4 ओवर वरुण चक्रवर्ती के होते हैं, 4 ओवर होते हैं रवि बिश्नोई के और 4 ओवर होते हैं हमारे कप्तान अक्षर पटेल के। इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड की टीम मात्र 67 रन बना पाती है, सिर्फ 67 रन, 67 रन और 5 विकेटें गिरती हैं उसमें। 5 विकेटें, जिसमें अगर आप देखोगे मेन विकेट जो होती हैं एक बटलर की होती है, एक लिविंगस्टोन की होती है और एक होती है हैरी ब्रूक की। तो स्पिन के सामने थोड़ा सा यहाँ पे हमें दिखा है कि फंस रही है इंग्लैंड की टीम। और टर्निंग पॉइंट क्या था दोस्तों कि शुरुआती 2 विकेट जो गिरते हैं, 3 ओवर के खेल तक 17 रन बनता है। दोनों ही ओपनर्स चले जाते हैं, बटलर और ब्रूक खेलते हैं। बटलर 1 ओवर में 4 चौके भी लगा देते हैं हार्दिक पांड्या के उस ओवर में, और पावर प्ले भी अच्छा खासा इंग्लैंड के लिए जाता है। और वहां पे एक चूक हो गई हैरी ब्रूक से, और वही था मेन टर्निंग पॉइंट। क्योंकि देखिए, साझेदारी जो थी वो लगभग 48 रनों की हो चुकी थी। 8 ओवर का खेल हो चुका है, 65 रन बन चुके हैं। आपको ये पता होगा हैरी ब्रूक को, बटलर को भी, कि यहां से अब स्पिनर्स आएंगे, ज्यादातर हमें स्पिनर्स दिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अर्शदीप सिंह का 3 ओवर का स्पेल पूरा हो चुका था, 1 ही ओवर बचा हुआ था। हार्दिक पांड्या बहुत ही महंगे साबित हो चुके थे क्योंकि बटलर खेल रहे थे। तो इतना तो अंदाजा था ब्रूक को कि यहां से अब स्पिनर्स ही आएंगे। वरुण चक्रवर्ती नो डाउट थोड़ा परेशान कर रहे थे। उनके ओवर में, उसके 1 ओवर पहले आई थिंक एक चौका लगा था, फिर वरुण चक्रवर्ती की वो ओवर, और उसके पहले ही अक्षर पटेल की 1 ओवर में 2 छक्के लग चुके थे, जिसमें इनसाइड ओवर द कवर बहुत बढ़िया छक्का लगाते हैं हैरी ब्रूक। और उसी ओवर में एक आपने देखा होगा थोड़ी शॉर्ट गेंद होती है और मिड विकेट की ओर बटलर छक्का लगाते हैं, यानी कि अच्छा खासा एक ओवर 12-13 रन का आ चुका है। आप चक्रवर्ती की ओवर में अगर थोड़ा सा संभल के खेलते, जो कि मैच्योरिटी का कौन दिखा रहा था, जॉस बटलर दिखा रहे थे वहां पे मैच्योरिटी, कि उनको अंदाजा था कि अब यहां से मुझे लंबी पारी खेलनी है, क्योंकि ऑलरेडी 2 प्रमुख बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। और उनको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही थी कि ये जो बैटिंग लाइनअप है ना, इसमें कोई एक्सपीरियंस बैटर अब आगे नहीं दिखाई देगा। ब्रूक है, लिविंगस्टोन है, फिर कौन आएगा, बेथल आएंगे, फिर कौन आएगा वहां पे आपको दिखेंगे, फिर जैमी ओवरटन, गट एटकिंसन। तो अंदाजा था बटलर को। और वहीं पे थोड़ी सी चूक हुई, मिसकैलकुलेशन कर लीजिए, थोड़ा एरर, टेक्निकल एरर कर लीजिए, या फिर थोड़ी सी गलती कर लीजिए, जो करना कहिए, बट वहां पे ब्रूक से हुई। अगर उस ओवर में वो वरुण चक्रवर्ती के स्पेल को आसानी से खेलने का प्रयास करते और टारगेट करते बिश्नोई पे या फिर अक्षर पटेल पे, तो फिर और भी कुछ मैच का हाल हो सकता था। क्योंकि वहां पे जब आप देखोगे ब्रूक का विकेट गिरता है ना, वहीं से मैच पलट जाता है। यानी कि 8वें ओवर के खेल में 65 रनों पे जब तीसरा विकेट गिरता है, जहां पे ऑलरेडी एक चौका आ चुका था, बढ़िया कट शॉट खेला था, पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से जो ब्रूक ने अच्छा चौका लगाया था, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ थोड़ा सा सिंगल लेने का प्रयास करना चाहिए था, सीधे बल्ले के साथ ऑन साइड की ओर या फिर ऑन साइड की ओर। वहां पे फिर से उनका इंटेंट वही था कि क्यों ना एक और कट शॉट खेला जाए, जो कि हैरी ब्रूक का नेचर भी यही है। और कहीं ना कहीं हैरी ब्रूक मौजूदा इंटरनेशनल क्रिकेट के बढ़िया बल्लेबाज माने जाते हैं, बट कहीं ना कहीं मैंने अभी तक ये ऑब्जर्व किया है कि हैरी ब्रूक के सामने अगर पेस आए ना,
तो ब्रुक बहुत ही डेंजरस होते हैं। लेकिन अगर उनके सामने आप थोड़ी से फिंगर स्पिनर्स या फिर रिस्ट स्पिनर लाओगे ना, तो फिर आपको ये डिफरेंट बल्लेबाज दिखाई देगा, फिर आपको हैरी ब्रुक थोड़े अलग दिखाई देंगे। और यही रीजन था कि कल ब्रुक जितनी भी गेंदें वो स्पिन के सामने खेल रहे थे, वो कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि उनको अपने डिफेंस पे भरोसा ही नहीं था कि वो सीधे बल्ले के साथ हल्के हाथ से सिंगल लेने का प्रयास करे। उनको कहीं ना कहीं फीलिंग हो रही थी कि पैड पे एक गेंद लग सकती है, मैं क्लीन बोल्ड भी हो सकता हूँ। अंत में वही हुआ, पैड पे लग के गेंद बोल्ड हुए और वही था टर्निंग पॉइंट। क्योंकि वहां से फिर क्या हुआ, लिविंगस्टोन जो कि हम जानते हैं कि वो भी स्पिन को अच्छे तरीके से नहीं खेल पाते हैं, ऑलरेडी उन्होंने रूम बना लिया अपने लिए, एक्सपेक्ट कर रहे थे लेग ब्रेक आएगी, मैं इनसाइड ओवर द कवर मारने का प्रयास करूंगा। वही गुगली गेंद थी, सेम टू सेम वरुण चक्रवर्ती की स्ट्रेंथ, जो कि वो अक्सर स्टंप को नहीं छोड़ते हैं। वहीं से उनकी गेंद थोड़ी सी हल्की सी काटा बदलती है, या तो गुगली होगी या फिर हल्की सी फ्लिपर, कैरम, लेग ब्रेक आप समझ लीजिए। वहीं से फिर बल्लेबाज फंसता है और वहीं पे फिर लिविंगस्टोन आउट होते हैं और तब इंग्लैंड का स्कोर होता है 65-4। फिर आते हैं बेथल। अब बेथल जो कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, अगर आपने बिग बैश लीग को फॉलो किया होगा, उनका न्यूजीलैंड का टूर फॉलो किया होगा, जब ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की T20I सीरीज खेलने गई थी, जहां पे आई थिंक उन्होंने डेब्यू किया था T20I फॉर्मेट में। अगर वहां पे आपने कुछ उनके नॉक्स देखे होंगे, वो स्पिन के सामने बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रोक्स लगाते हैं। लेकिन ये इंडिया है, सब कॉन्टिनेंट, एशियाई सरजमी, एशियाई धरती, जहां पे कहीं ना कहीं स्पिनर्स को थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और सामने ऐसी स्पिन अटैक जिसको अच्छा खासा अनुभव है, वरुण चक्रवर्ती भी भारतीय टीम के लिए अच्छा खासा उन्होंने T20I मैचेस खेल लिया है। अक्षर पटेल तो बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं। वही मैं कहूंगा बिश्नोई के लिए IPL भी ये खेलते हैं और इनको अंदाजा है अपने घर में खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैथल को थोड़ी सी उनको जो कर रहा हूँ ना, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। प्लस उसके साथ साथ 4 विकेटें ऑलरेडी गिर जाना, फिर बैथल को भी शायद उतनी छूट नहीं थी कि यहाँ से वो थोड़ा स्पिन के सामने थोड़ा काउंटर अटैक करने का खुद प्रयास करें। तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन अंत में फिर हार्दिक उनको आउट करते हैं। और वही रीजन था, अगर ब्रुक वहां पे आउट ना होते तो फिर शायद हाल कुछ और हो सकता था। वरुण चक्रवर्ती के बजाय उनको थोड़ा सम्मान देके उनके सामने थोड़ा सा समझ कर खेल के सिंगल्स लेके उस ओवर को अगर आसानी से जाने भी देते, तो फिर उनके पास मौका होता। सब इमेजिन कीजिए ना दोस्तों कि अगर ये पार्टनरशिप 10-11 ओवर तक जाती, 60-70 रन की साझेदारी होती, फिर अर्शदीप सिंह का एक ओवर बचता और हार्दिक पांड्या के 2-3 ओवर और बचते, और वहां पे तब हैरी ब्रुक कुछ कर सकते थे। वरुण चक्रवर्ती को थोड़ा सम्मान देके, अक्षर पटेल थोड़े एक्सपेंसिव हो चुके थे, उन पे काउंटर अटैक करना चाहिए था। फिर रवि बिश्नोई के भी बारे में सोच सकते थे, क्योंकि वो सिर्फ एक ही गेंदबाजी करते हैं, जो कि बिश्नोई नॉर्मली उनकी गुगली गेंद, जो कि नॉर्मली आप एक राइट हैंडर की ऑफ स्पिन समझिए, क्योंकि वो लेग ब्रेक नहीं डालते हैं, तो उनके अगेंस्ट भी वो ऑन साइड पे अच्छे खासे स्ट्रोक लगा सकते हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती है मिस्ट्री गेंदबाज, और उनके सामने ही फंसे, और वही थे मैन ऑफ द मैच, क्योंकि उन्होंने ही मैच पलट दिया। और आखिरी पॉइंट ये है कि दोस्तों कि यहाँ से अब इंग्लैंड की जो टीम अब 4 मैचेस और खेलेगी। अगला मैच चेन्नई में है, जहां पे ऑलरेडी आपको दिखेगा कि स्पिनर्स का बोलबाला होगा, और वो मैच इंग्लैंड के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर वहां पे इंग्लैंड हारता है तो फिर डू और डाई की परिस्थिति इंग्लैंड के लिए शुरू हो जाएगी। और पूरे T20 सीरीज में कहां खतरा दिख सकता है इंग्लैंड टीम को, वो होगा स्पिन। क्योंकि अब हमने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को देख लिया है कि क्या है बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड की टीम की, यही होगी। शायद अब इसमें कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो कौन आएगा, जैमी स्मिथ आएंगे डेकेट की जगह पे। लेकिन एक मैच की हार से इंग्लैंड इतना बदलाव नहीं करेगा अपने बैटिंग लाइनअप में। लेकिन यह तो दिख चुका है कि स्पिन को अगर कोई अच्छे से खेल रहा है तो वो है बटलर, और उसके साथ साथ जो अच्छा स्वीप शॉट और रिवर्स स्वीप शॉट लगाते हैं वो है बेन डकेट। लेकिन हैरी ब्रुक, लिविंगस्टोन, जैकब बेथेल, फिर उसके बाद में आप देख लीजिए जैमी ओवरटन, गट एटकिंसन, थोड़ी सी समस्या है। ऊपर से फिल शॉट के लिए भी मैं वही कहूंगा, फिल शॉट आक्रामक होते हैं पेस के सामने, लेकिन अगर उनके सामने स्पिन लगा दी जाए तो वो भी थोड़ा सा चिंतित दिखते हैं। हाँ, नो डाउट अच्छे बल्लेबाज हैं और पावर प्ले में खेलते हैं, इसीलिए पावर प्ले में उनके सामने अगर स्पिन ला भी दिया जाए तो भी वो आसानी से बाउंड्रीज निकाल लेंगे। बट कहीं ना कहीं ये समस्या है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिन के सामने थोड़ा फंसते हैं, और वही रीजन था कि 12 ओवर के खेल में इंग्लैंड सिर्फ स्पिन के सामने कितने रन बना पाया, मात्र 67 रन, और 5 विकेट अपनी इंग्लैंड गवा देती है। तो जो मैंने कहा मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, जो मुझे लगा कि हैरी ब्रुक से जो चूक हुई वहीं पे मैच फंसा। अगर हैरी ब्रुक और बटलर के बीच में वो जो साझेदारी बन रही थी, 47-48 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, अगर वो 70 के करीब चली जाती तो शायद इंग्लैंड थोड़ा और स्कोर ऐड कर लेता, और फिर शायद मे बी ब्रुक नहीं तो बटलर अंत तक डटे रहते, कुछ और भी मैच का हाल हो सकता था, ये मैच थोड़ा और रोमांचक हो सकता था।
क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर इंग्लैंड 170 भी बनाता ना तो भी भारतीय टीम चेस कर लेती, बट प्रेशर अलग होता है चेजिंग का। और इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 फॉर्मेट है, ये मैं मानता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट होता है चेजिंग वाली टीम को, बट कहीं ना कहीं चूक हुई है यहाँ पे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है हैरी ब्रूक्स से, और मेरे हिसाब से वही था मैच का टर्निंग पॉइंट। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप मुझे बताइए। और पूरे T20 सीरीज में जो मुझे लग रहा है, वरुण चक्रवर्ती एक थ्रेड बनने वाले, खतरा बनने वाले हैं, और उनका साथ निभाएंगे रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल। तीनों के तीनों बहुत ही इकोनॉमिकल रहते हैं। रिसेंटली अगर आपने जितने भी मैचेस उनके देखे होंगे, ऑब्जर्व किया होगा उनकी गेंदबाजी को, बहुत ही कम ऐसा कोई तीनों में से एक गेंदबाज होगा जो महंगा साबित होगा। तो ये खतरा बने रहेंगे तीनों स्पिनर्स। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये तीनों एक साथ आपको और 2-3 मैचेस में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसीलिए शायद ये रीजन था कि मोहम्मद शमी को नहीं खिलाया गया, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया भारतीय टीम के लिए बनते जा रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप भी मुझे कमेंट करके बताइए। जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फंसने वाली इंग्लैंड की टीम, क्योंकि ये जो स्पिन है ना, ये बहुत परेशान कर सकता है इंग्लैंड की टीम को। और बटलर और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैन डकेट को छोड़ के कोई और इंग्लिश बैटर शायद इस स्पिन को अच्छे तरीके से काउंटर अटैक ना कर पाए अभी तक, जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे फीलिंग आ रही है वही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।